हेलो बच्चों, अपन जनरल साइंस का कुछ पोर्शन कर रहे थे। अपन ने पहले जनरल साइंस में अपन ने फिजिक्स का पोर्शन कवर किया था। उसके बाद अपन ने शुरू की है बायोलॉजी में अपन ने जो कि लास्ट क्लास में अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा था, जिसमें अपन कोई भी अगर खाना भोजन खाते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एंजाइम काम आता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन है जो कि मुंह से शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन अपन छोटी आंत्र में होता है। छोटी आंत्र में है जो कि डिफरेंट जगहों पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होएगा। फिर उसके बाद आती है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र में क्या अवशोषण प्लस कर्माकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। ये अपन ने कल पाचन के बारे में बात किया था। आज अपन क्या कर रहे हैं, एक नया टॉपिक, नया सिस्टम ले रहे हैं। वो ले रहे हैं टिश्यू, उत्तक कहते हैं जिसको। टिश्यू या कह दो उत्तक। टिश्यू या उत्तक। अब बात करें कि उत्तक कहते किसे हैं, पहले तो बात ये करता है। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी क्या होती है, सेल, जिसको कहते हैं कोशिका। कहते हैं शरीर की सबसे सूक्ष्मतम स्मॉलतम सबसे सूक्ष्मतम इकाई को किसको क्या कहता है, सेल कहता है। सेल, काफ़ी सारे सेल मिलके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। देखो सेल मिलेगी, सेल मिलके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। अगर कोई कहे कि उत्तक किससे मिलके बना होता है, तो काफ़ी सारी सेल से मिलकर उत्तक बना होता है। उत्तक मिलके क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और अंग मिलके क्या बनाएगा, शरीर बनाएगा, पूरा बॉडी बनती है। नॉर्मली ये सिस्टम रहता है। सबसे पहले बात करें कि शरीर किससे मिलके बना होता है, किसका बना होता है। सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई किसे कहता है, सेल को कहता है। सेल के बारे में भी अपन बात करेंगे पूरी। काफ़ी सारी सेल मिलके क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। उत्तक मिलके क्या बनाता है, अंग बनाते हैं। अंग मिलके क्या बनाता है, अंग तंत्र कह दो या शरीर बनाते हैं। ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। अब बात आती है कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है उत्तक विज्ञान, हिंदी में कहता है उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तक विज्ञान कहता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान का जनक, ये होता है मार्सेलो मेलपिगी। उत्तक विज्ञान का जनक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, उत्तक विज्ञान का जनक कहते हैं। पहले बात आती है उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तक विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में कह दो हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर बात आती है कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, मार्सेलो मेलपिगी कहते हैं। अब उत्तक के बारे में अपन जब पढ़ेंगे तो पहले प्लांट उत्तक के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जंतु उत्तक के बारे में पढ़ लेंगे। देखो पहले बात आती है प्लांट की। अपन ऐसा करते हैं कि ये देखो प्लांट उत्तक जो प्लांट में, पौधों में काफ़ी सारी सेल मिलके उत्तक का निर्माण करती है, उसे प्लांट उत्तक कहेंगे। प्लांट उत्तक या पादप उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक, इसको क्या कहता है, पादप उत्तक। क्या कहता है, पादप उत्तक कहता है। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होता है। एक तो मेरिस्टेमेटिक विभुज्योतक, और एक होता है परमानेंट या स्थायी उत्तक। ठीक है। प्लांट टिश्यू में देखें तो प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विभुज्योतक और परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में भी अलग अलग बात करेंगे अपन। विभुज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहे तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एपिकल टिश्यू, इंटरकैलर टिश्यू और लेटरल टिश्यू।
इनका क्या काम है, सब बात करेंगे अपन। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल उत्तक और कॉम्प्लेक्स उत्तक। सिंपल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसको कहता है पेरेनकाइमा, इसको कहता है कोलेनकाइमा, इसको कहता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब बात आती है, बात आएगी। अपन बात करते हैं पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। देखो, उत्तक की बात करें, प्लांट टिश्यू की। अपने को जनरल थोड़ा सा पता चल गया ना कि ये होना है, तो इजी रहता है। प्लांट की जब बात करते हैं तो प्लांट क्या होता है, एक सजीव संरचना होती है, सजीव है। एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव। सजीव क्या होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, गति करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको सजीव कहते हैं। जैसे अपन भी सजीव में आते हैं, ठीक है, वैसे प्लांट सजीव होता है। प्लांट में देखा जाए कि प्लांट की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक का निर्माण करती है, अपन ने देखा था 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मेरिस्टेमेटिक उत्तक, जिसको कहते हैं विभज्योतक। अब ये विभज्योतक किसे कहते हैं, ऐसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। क्या, विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, विभज्योतक कहते हैं। मतलब ये विभाजन करके ग्रोथ करेंगे, बड़ी होंगी। ठीक है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उसे विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उसे विभज्योतक कहते हैं। अब प्लांट में बात करें, प्लांट में जो कि विभज्योतक देखें कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो देखते हैं अपन। देखो, ये मान लेते हैं प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है। विभज्योतक 3 तरह के होता है। एक तो होता है एपिकल टिश्यू, जो शीर्षस्थ उत्तक कहता है। शीर्षस्थ उत्तक किसे कहता है, ऐसे उत्तक। शीर्षस्थ उत्तक किसे कहते हैं, ऐसे उत्तक जो विभाजन, देखो मेरिस्टेमेटिक का पार्ट है तो विभाजन तो करेगा। ऐसे उत्तक जो विभाजन करके प्लांट की ऊपरी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। शीर्ष की लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, लंबाई बढ़ाते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, एपिकल टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह सकते हो, एपिकल टिश्यू कह सकते हो, जो शीर्ष की लंबाई बढ़ाएगा। एक बात आता है लेटरल और एक आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी यहाँ पे देखो, इंटरकैलरी टिश्यू, अंतस्थ उत्तक भी कहते हैं इसको। एक आता है लेटरल टिश्यू, पार्श्व उत्तक। पार्श्व उत्तक देखो 3 तरह के उत्तक होता है। एपिकल टिश्यू क्या कहेंगे, ऐसे उत्तक जो प्लांट की शीर्षस्थ या लंबाई को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है, उनको एपिकल टिश्यू कहता है। इंटरकैलरी टिश्यू किसको कहता है, जो बीच में, देखो ये बीच में समझना है, नोड। देखो ये मान लेता है नोड है, ये एक और नोड है, पार्ट मान लेता है, ये नोड, ये नोड, इसको तो कह दिया नोड। और नोड के बीच की जगह को इसको क्या कहता है, इंटरनोड। इंटरनोड मतलब प्लांट के बीच में नोड और इंटरनोड, जो बीच में जो गैप होता है, जैसे बांस होता है, बांस में देखो एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन रहता है, वो उनको नोड कहता है। और बीच में जो गांठ होती है उसको नोड कहते हैं, उसको इंटरनोड कहता है। अब ये नोड या इंटरनोड की जो लंबाई या इनकी जो ग्रोथ होती है, वो किसके कारण बढ़ती है, इंटरकैलरी टिश्यू के कारण बढ़ती है। नोड एंड इंटरनोड को बढ़ाने के काम आता है। कौन आता है काम, इंटरकैलरी टिश्यू। अब आता है सर ये लेटरल टिश्यू क्या काम का है। लेटरल टिश्यू क्या होता है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के काम आता है। प्लांट की क्या बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाने के काम आता है।
कौन आता है? लेटरल टिश्यू। अब बात करें प्लांट है, मान लेते हैं अपन प्लांट ही है, ऊपर की लंबाई बढ़ानी है तो एपिकल टिश्यू, नोड और इंटरनोड बढ़ानी है तो इंटरकलर टिश्यू, चौड़ाई बढ़ानी है तो लेटरल टिश्यू। ये 3 तरह के टिश्यू होते हैं जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भाग है, विभाजन करते हैं, विभाजन करके लंबाई और बढ़ाने का इजीली काम कर लेते हैं, या इजी लंबाई या ग्रोथ बढ़ा सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद आता है दूसरे प्रकार का टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, प्लांट में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे भाई? ऐसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। क्या? ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, उसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, विभाजन की क्षमता पाई जाए तो उसको तो कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभुजोतक, और जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाए उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक। क्या कहते हैं? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक की अपन ने बात की थी, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये स्थायी उत्तक? 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स जटिल, इसको कह दो सामान्य स्थायी उत्तक। ये हो गया जटिल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये आ गया क्या? अब बात करते हैं अपन ए पोर्शन की, सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसे कहता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होंगे? जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती लेकिन प्लांट में उत्तक इकट्ठे होके किसी भी पोर्शन को बनाने का काम करता है, या उसमें भोजन को संग्रह करने का काम करता है, या कुछ अदर फंक्शन करता है, विभाजन के अलावा अदर फंक्शन करता है, वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सामान्य स्थायी उत्तक, सामान्य स्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है? ये सामान्य, हाँ सामान्य स्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? पेरेनकाइमा, इसको कहते हैं मृदुतक। इसको सेकंड आता है कोलेनकाइमा, इसको क्या कहते हैं? स्थूलकोणोत्तक। और तीसरा क्या आता है? स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोत्तक। स्क्लेरेनकाइमा, देखो हिंदी मीडियम में इंग्लिश हिंदी दोनों याद हो तो बढ़िया है, और दृढ़ोत्तक, और इंग्लिश मीडियम में तो ये सब काम आ ही जाएगा। एक होता है मृदुत्तक, एक होता है स्थूलकोणोत्तक, एक होता है दृढ़ोत्तक। मृदुत्तक और स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। अब बात आती है क्या फंक्शन है, क्या काम आता है, कैसे काम करते हैं, वो देखते हैं। मृदुत्तक, मृदुत्तक का नाम से भी पता चल रहा है कि सॉफ्ट होता है। ठीक है, मृदुत्तक क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। ठीक है, सॉफ्ट होंगे। और ये क्या होते हैं? जीवित होते हैं, जीवित कोशिका होती है, जीवित उत्तक होता है। क्या होते हैं? एक तो जीवित उत्तक होता है। इन उत्तक के बीच, उत्तक के बीच जगह ज़्यादा पाई जाती है, जगह ज़्यादा होती है, जगह ज़्यादा होती है। और जो जलीय प्लांट होंगे इनमें जगह ज़्यादा, इतनी ज़्यादा जगह होगी कि वो जलीय प्लांट है जो कि तैरते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं या
फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। ये है जो कि मृदु ऊतक होता है। स्थूल कोण ऊतक क्या होंगे, ये भी जीवित होंगे, ये भी क्या होता है, जीवित होता है। स्थूल कोण ऊतक क्या होता है, जीवित होते हैं। और ये क्या होता है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, लंबे होते हैं। और ये क्या होता है, लचीले होते हैं, लचीले होते हैं। तो इसमें क्या अपने को ताकत प्रोवाइड कराता है। जैसे कई प्लांट को आपने देखा होगा तो टहनियों को ऐसे खींचा, मुड़े, वापस ऐसे आ गए, तो उसमें क्या लचीलापन आता है। और ये लचीलापन किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण होता है, स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। और एक और ये चीज़ देख लेते हैं, कोलेनकाइमा पेरेन्काइमा के अंदर, दोनों के अंदर हरित लवक पाया जाता है, दोनों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। अब बात आता है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोतक। दृढ़ोतक क्या होता है, एक तो मृत होता है। दृढ़ोतक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन का जमा होता है। जिसके अंदर लिग्निन का जमा होता है वो मृत होगी। और लेकिन वो होती क्या है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। अगर कहे दृढ़ोतक में मेन क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एक तो मृत होते हैं और एक लिग्निन का जमाव पाया जाता है। लिग्निन के जमाव पाए जाने के कारण अपन कह सकते हैं कि ये हार्ड होता है, और दृढ़ोतक कह सकते हो। और स्क्लेरेनकाइमा इसी को ही कहते हैं। मेनली अपने को याद रखना है कि स्क्लेरेनकाइमा किसका जमा होता है, दृढ़ोतक का होता है। अगर कोई भी कहे फल फ्रूट और इसमें ऊपर की हार्डनेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण वो इसकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है। एक अपन बात करते हैं नाशपाती की। नाशपाती को जब खाते हैं तो कर की आवाज़ आती है, थोड़ा हार्डनेस आता है, वो भी इस लिग्निन के कारण ही आता है, लिग्निन के कारण ही आता है। अब ये लिग्निन के कारण होता है, एक पैक्टिन होता है जिससे जेली बनती है, वो एक अलग बात होती है। लिग्निन के कारण ये अपने को हार्डनेस आती है, मृत होता है और कठोरता आती है। कोई भी फल फ्रूट है उसके ऊपर की कवरिंग होती है, वो भी इस लिग्निन के कारण ही हार्ड होती है। अपन ने बात की थी नाशपाती में अपन ने देखा था कि जो कर की सी आवाज़ आती है वो इसी दृढ़ोतक के लिग्निन के कारण, दृढ़ोतक के कारण अपने को कर की आवाज़ आती है। ये तो हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या कहेंगे, जटिल स्थायी ऊतक। क्या कहते हैं, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक मतलब इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से होती है, और इनके फंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अपने को ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। अब जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया जाइलम, एक हो गया फ्लोएम। जटिल स्थायी ऊतक है जो कि में 2 चीज़ें पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम। अब अपन ने बात कर दी ये परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू है तो मान के चलो इसमें विभाजन की क्षमता तो नहीं पाई जाती। अब जाइलम और फ्लोएम तो नाम सुना ही होगा, प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। जाइलम का काम क्या होता है, देखो, जल या कह दो मिनरल या कह दो खनिज लवण को पादप में नीचे से ऊपर लेके जाता है। क्या, नीचे से ऊपर ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। अपन कहते हैं, मान लेते हैं जड़ों में आपने पानी दिया, नीचे से ऊपर पानी को ऊपर तक ले जाने का काम किसका होता है, भाई साहब जाइलम का होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाइलम का काम क्या है, जल मिनरल्स या जो भी लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं उनको नीचे से ऊपर ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। तो ये एक दिशा हो गई इसकी, नीचे से ऊपर लेके जाता है ये। अब आते थे फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है, खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे लेके जाता है। कहाँ, ऊपर से नीचे लेके जाता है। कैसे भाई साहब नीचे ले जाता है, सामान्यतः फोटोसिंथेसिस या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में होता है तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, खाना बनता है। खाना बना पत्तियों में, नीचे भी तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो वो खाना है जो कि ऊपर से नीचे जाता है। ये खाना है जो कि कहाँ बनता है,
खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण से। इससे क्या बनता है? खाना बनता है। और ये खाना कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत बार पूछी गई है। क्या होता है देखो, और खाना ऊपर से नीचे लेके जाता है, ऊपर से नीचे लेके जाता है। नॉर्मली डायरेक्शन ये होती है, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखनी होती है, नोट लिख के लिख लो। फ्लोएम द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, मतलब दोनों दिशाओं में गमन कराता है। प्लांट का खाद्य पदार्थ नॉर्मली ऊपर से नीचे भी जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर भी कई बार लेके जाता है। तो ये इसका क्या होता है? फ्लोएम की दिशा। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ की जो दिशा होती है वो क्या होती है? द्विदिशीय होती है। क्या मतलब? ये नीचे से ऊपर से नीचे तो लेके जाता ही है, लेकिन कभी कभार नीचे से ऊपर भी जाता है। तो ये दो द्विदिशीय होता है। आए समझ में? जाइलम की दिशा नीचे से ऊपर, फ्लोएम की दिशा ऊपर से नीचे, लेकिन नीचे से भी ऊपर भी हो सकती है, लेकिन द्विदिशीय कहता है इसको। और इसमें एक डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर। इसका काम क्या होता है? जल या लिक्विड पदार्थ को, जल या मिनरल्स को नीचे से ऊपर लेके जाने का काम होता है। इसका क्या काम होता है? खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे लेके जाने का काम होता है। लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ को नीचे से ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। वो कौन होता है? फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब क्या हो गया? ये फ्लोएम की डायरेक्शन क्या होती है? द्विदिशीय होती है, दो दिशा में होती है। ठीक है। हाँ, एक फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहा था। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का काफी बार क्वेश्चन आता है। क्या होता है? ये किस में पाई जाती है? एक तो पौधों में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है। इसमें होता है क्या है? पत्तियां किस में पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियां अपना खाना बनाती है। इस प्रक्रम से पत्तियां अपना खाना बनाती है, खाना बनाती है। इसलिए पत्तियों को क्या कहता है? पौधे का रसोई घर। इसलिए पत्तियों को क्या कहता है? पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर कहता है। किसको कहते हैं? पत्तियों को कहते हैं। पौधे का रसोई घर कहता है किसको? पत्तियों को। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है भाई? देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए, 6 जल के अणु लिए, फिर और क्या लिया? प्रकाश लिया। प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या चाहिए? हरित लवक चाहिए। हरित लवक चाहिए तो साथ में क्या बनता है? C6H12O6। और क्या बन गया? 6 अणु ऑक्सीजन के। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज बन गया। और प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और साथ में क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन बन गई। इसी को क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहता है। आपको होगा सर ये याद नहीं रहेगी। पौधा लिया, पौधे को आपने क्या दिया? पानी दिया, ये लो पानी दे दिया। और आपने पौधे को क्या दिया? सांस ली, अंदर गई ऑक्सीजन, बाहर क्या छोड़ी? CO2। जो छोड़ी वो पौधों को दे दो। तो आपने पौधों को क्या दिया? एक जल दिया, एक CO2 दी। पौधों को देखो प्रकाश तो मिल ही रहा है। पौधों में जो कि देखो पार्ट हरे होते हैं, पत्तियां हरी होती है, तो हरित लोग हो गए। उससे बनेगा क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगी। ग्लूकोज देखो फल फ्रूट में मीठे होता है, वो ग्लूकोज बन गई। ऑक्सीजन है जो कि वो बाहर निकाल देगा। उत्पाद क्या बन गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज को काम में ले लेगा, ऑक्सीजन है जो कि बाहर छोड़ देगा, और वो ऑक्सीजन अपन ले लेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? हरित लवक की उपस्थिति में होती है। उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। क्रिया कारक क्या चाहिए होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए होती है। CO2 को क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल को क्या कहता है? H2O। आया समझ में? ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। नॉर्मली इसके बेस पे क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। ये तो अपन ने बात की थी प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल टिश्यू। फिर बात की थी परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात की थी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में बात की थी पानी या लिक्विड प्रोडक्ट को वो क्या कहते हैं? नीचे से ऊपर ले जाने का काम करती है। फ्लोएम क्या काम करती है? कोई भी खाद्य पदार्थ जो बना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, वो ऊपर से नीचे ले जाने का काम करता है। लेकिन फ्लोएम की डायरेक्शन क्या होती है? द्विदिशीय होती है, कुछ नीचे से ऊपर भी लेके जाता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के प्रकार भी याद कर ही लेते हैं अपन। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। कई बार प्रकार भी पूछ लेता है। ठीक है। देखो जाइलम में देखो कितने प्रकार का होता है? जाइलम 4 प्रकार का होता है। यह फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है। ट्रैकिड,
वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर। क्या होता है? और जाइलम फाइबर। ठीक है। फ्लोएम भी ऐसे 4 प्रकार का होता है। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, एक होती है सीव ट्यूब, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर। एक क्या होता है? फ्लोएम फाइबर। ये कई बार है ना, इस जाइलम और फ्लोएम के टाइप भी पूछ लेता है, जाइलम फ्लोएम के टाइप भी पूछ लेता है। ठीक है। अब क्या देखो, ट्रेकिड्स, वाहिका है, वाहिनिका है, ये इसको कहते हैं वाहिका और इसको कहते हैं वाहिनिका। इसको कहते हैं जाइलम मर्दूतक, जाइलम तंतु। ठीक है। कंपेनियन कोशिका, सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, सहायता करती है। जाइलम में 4 पार्ट होता है, ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। टाइप ही पूछता है नॉर्मली। कंपेनियन सेल क्या होती है? फ्लोएम में नॉर्मली क्या करती है? फ्लोएम में सहायक कोशिका होती है, सहायता करती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये कंट्रोल करती है, सहायता करने का काम करती है। सीव ट्यूब्स पाई जाती है इसके अंदर, इसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा पाई जाती है, इसमें भी फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। ये आपको पता ही चल गया, जाइलम और फ्लोएम किस में पाया जाता है? प्लांट के स्टेम के बीच पाया जाता है। अब इसमें भी एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होने से क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम पाया जाता है, एक रिंग बनती है, एक एनुअल रिंग बनती है। देखो, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल। क्या कहता है? वेस्कुलर बंडल कहते हैं इसको। ठीक है, वेस्कुलर बंडल कहता है। अब इसकी भी ऐसा तो है नहीं कि छोटा प्लांट हुआ तो जाइलम ये फ्लोएम इतने ही रहेंगे, फिर उसके बाद इसकी भाई सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये प्लांट है, इसमें जाइलम फ्लोएम ग्रोथ होती है। अब इस प्लांट को कट किया अपन ने, तो कट करते हैं तो अपन देखते हैं कैसे रिंग बनी हुई होती है, ऐसे रिंग दिखेगी आपको अलग अलग। ठीक है, ये कैसे रिंग बनती है? सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनती है। इसको कहते हैं क्या है? एनुअल रिंग। एनुअल रिंग। ये एनुअल रिंग काम क्या आती है? प्लांट की उम्र बताने के काम आती है। क्या? प्लांट की एज बताती है, ये उम्र बताती है। कैसे बताती है वो देखो भाई, एनुअल रिंग। अब मान लेते हैं कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की एक एनुअल रिंग, क्या? एक एनुअल रिंग, एनुअल रिंग कितने? 2 साल में बनती है, 2 साल में बनती है। माना एक एनुअल रिंग 2 साल में बनती है। प्लांट को कट करने पर आपको कितनी एनुअल रिंग बनी? 3। प्लांट में 3 एनुअल रिंग मिली, 3 एनुअल रिंग मिली। तो प्लांट कितने साल पुराना हो गया? तो प्लांट की उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई 6 वर्ष, 6 साल पुराना प्लांट है। एक रिंग 2 साल में बनती है, तो 2 रिंग 4 साल में, 3 रिंग 6 साल में, तो 3 रिंग बन रही है, तो पता चल जाएगा 6 साल पुराना। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसमें 10-10 साल में एक एनुअल रिंग बनती है। वो डाटा अपने को पता चल जाता है, रिंग काउंट करो, उसे मल्टीप्लाई करो, उम्र आ जाएगी प्लांट की। आया समझ में? ये हो गया प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में क्या बात की थी? प्लांट के अंदर टिश्यू सेल से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं प्लांट के टिश्यू। फिर उसके बाद टिश्यू बन गए। टिश्यू 2 प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? विभाजक, जिसमें विभाजन, सेल डिवीजन पाया जाता है, विभाजन पाया जाता है। जिसमें विभाजन होता है वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसमें विभाजन नहीं होता वो परमानेंट टिश्यू है। ये एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, लेटरल टिश्यू। एपिकल टिश्यू लंबाई के शीर्षक या ऊपर के कॉर्नर में पाया जाता है, लंबाई बढ़ाता है। इंटरकैलरी टिश्यू नोड या इंटरनोड को बढ़ाने में काम करता है। लेटरल टिश्यू क्या होता है? पार्ट्स चौड़ाई बढ़ाने में काम आता है। और अगर बात करें कि लेटरल और ऑप्शन नहीं हो,
तो कई बार कॉमन ही ले लेते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू ही कह देते हैं, जो चौड़ाई को बढ़ाने में काम में ले लेता है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, स्थयी ऊतक, ये दो तरह के होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल है जो कि 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मृदुतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक। मृदुतक क्या होता है, जीवित होते हैं एक तो, इनके बीच में कोशिकाओं के बीच में जगह ज़्यादा पाई जाती है। जलीय प्लांट में अपन ने देखा था कि इसमें अगर जगह ज़्यादा होगी तो इसमें एयर भरी होगी, वो प्लांट तैरते रहेंगे। स्थूलकोणोतक क्या होंगे, लंबे होंगे, लचीले होंगे, ये भी जीवित होंगे। ये क्या होंगे, मृत होंगे, और इनके क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन के कारण ये जो कि हार्ड और कठोर होता है। किसी भी फल फ्रूट की जो बाहरी आवरण है वो कठोर होता है, वो इसके कारण ही होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरह के होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, किसी भी जल को नीचे से ऊपर पहुंचाने का, और फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे ले जाने का काम होता है। लेकिन फ्लोएम द्विदिशीय होता है। ये होता है आपका प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू की बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये रहा एनिमल टिश्यू, इसको कहते हैं जंतु ऊतक। क्या कहते हैं, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक मतलब जंतुओं में या अपने एनिमल्स में, अपने ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक की बात करें, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर मसल्स कह देते हैं वो, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 प्रकार का होता है। एपिथेलियल टिश्यू हिंदी में भी एपिथेलियल टिश्यू ही कहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, बाहरी आवरण की टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार का होता है, एपिथेलियल स्क्वेमस और एपिथेलियल कॉलमनर, एपिथेलियल क्यूबोइडल, एपिथेलियल सीलेटेड। 4 प्रकार के टिश्यू होता है। ठीक है, सरल सल्की, सरल घनाकार, इसको एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल कह दो, सिंपल टिश्यू। इसको कह दो सरल सल्की ऊतक, इसको कह दो कॉलमनर, क्यूबोइडल, क्यूब घनाकार, और कॉलम घन, सीलेटेड रेशेदार, सरल रेशेदार ऊतक, और कॉलम को कह दो सरल कॉलमनर, कॉलमनर टिश्यू कह सकते हो, और कुछ नहीं है। और इस कॉलमनर के क्या कहते हैं, स्तंभाकार कहते हैं, स्तंभाकार, स्तंभाकार ऊतक। नॉर्मली क्या होता है, सिंपल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। फिर दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के ऊतक होता है। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस टिश्यू। फिर बात आता है कि ये जो सिंपल या एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। स्क्वेमस, सरल सल्की ऊतक, सरल स्तंभाकार, सरल घनाकार, सरल रेशेदार। अब बात आता है स्क्वेमस, सरल स्क्वेमस टिश्यू। स्क्वेमस टिश्यू की ना जब बात करते हैं तो सेल पास स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं ना, पास में सेल होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है। अब बात आती है कि इसकी एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सरल या एपिथेलियल स्क्वेमस टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होता है। ये होता है रुधिर वाहिनियाँ, इसको कहता है ब्लड वेसल्स। क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के पास जो टिश्यू होता है या जो ब्लड वेसल्स बनी होती है, किस टिश्यू से मिलके बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू से मिलके बनी होती है। बात आती है कॉलमनर, स्तंभाकार, नाम से पता चल रहा है कॉलम से मिलके बनी होगी, कॉलम से मिलके बनी होगी। ये कहाँ पाई जाती है, आंत होती है शरीर के, आंत के भीतर पाई जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलमनर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, आंत में पाई जाती है। कॉलमनर टिश्यू का काम क्या होता है, आंत का काम क्या होता है, पाचन तंत्र में अपन ने देखा था कि आंत का काम क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण मतलब कॉलमनर टिश्यू जहाँ पे भी होगा नॉर्मली एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। ठीक है, क्या काम करेंगे, अवशोषण का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, यहाँ पे अवशोषण करता है ये। ठीक है, अवशोषण का काम करता है। एक आता है घनाकार। घनाकार क्या होगी, घनाकार टिश्यू या ग्लैंडुलर, ग्रंथि ऊतक भी कहते हैं इसको। ये किस में आता है, वृक्क में, लार में। तो ये क्या करेंगे, ग्रंथि की तरह काम करती है। और ग्रंथि क्या करती है, कुछ भी चीज़ सिक्रेट करती है, उत्सर्जित करती है। तो इसको कहता है क्यूबोइडल या ग्लैंडुलर टिश्यू। अब बात करें कि क्यूबोइडल या ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होगा।
कि वो कोई भी चीज़ को स्त्रावित करेगा, ठीक है। अब नाक के अंदर श्लेष्मा स्त्रावित होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। वृक्क है, उसमें कोई भी सिक्रीट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। लार होती है, लार सिक्रीट करती है, ग्लैंडुलर टिश्यू। लार में ग्रंथि कौन सी होती है? 3 तरह की ग्रंथि होती है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और पैराइटेड ग्रंथि। अगर कहे तो ये किस टाइप की टिश्यू से मिलकर बनी होती है? क्यूबोइडल या ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं सीलिएटेड टिश्यू। सीलिएटेड नाम से पता चला, सीलिया हेड लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है। वो कहाँ कहाँ होगी भाई? त्वचा में तो होती है, मुंह के अंदर होती है, आहारनाल में होती है सीलिएटेड टिश्यू। अगर पूछे कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्वचा में, आहारनाल में, मुंह के अंदर सीलिएटेड टिश्यू पाया जाता है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात आता है मस्कुलर। मस्कुलर तो मांस से पता चल गया, मांस तक, मसल्स या मसल्स कह दो। मस्कुलर टिश्यू मांस या मसल्स कह दो, मसल्स, पेशी, हिंदी में कहते हैं पेशी, पेशी उत्तक, ठीक है। पेशी उत्तक भी 3 प्रकार का होता है, इनका अलग से पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा सही रहेगा। देखो अपन ने अभी बात की थी सिंपल, सामान्य या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के थे भाई साहब? 4 प्रकार के थे। कौन कौन से? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, सरल सल्की, सल्की उत्तक, सल्की उत्तक, सरल सल्की उत्तक। किस में थे ये? एग्जाम्पल क्या था? आहारनाल। किस में थे? आहारनाल में, आहारनाल में। दूसरा क्या था? कॉल्यूमनर, जिसको कहता है स्तंभाकार। नाम से पता चल रहा है इसकी सेल क्या होगी, उत्तक क्या होगा? स्तंभाकार के आकार के होंगे। स्तंभाकार आकार के होंगे तो ये किस प्रकार के, किस में, किस जगह पर ज़्यादा पाई जाती है? ये पाई जाती है रुधिर वाहिनियों में। किस में? रुधिर वाहिनियों में। तो ये है भाई साहब, ये किस में पाई जाती है? रुधिर वाहिनियों में पाई जाती है। रुधिर वाहिनियों में। ये कहाँ पाई जाती है? आंत में पाई जाती है, आंत के भीतर। और काम क्या होता है इनका? अवशोषण का काम होता है। क्या काम होता है? काम होता है अवशोषण का। क्या काम होता है? अवशोषण का काम होता है। फिर बात करते हैं अपन क्यूबोइडल। क्यूबोइडल को क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर। क्यूब की संरचना में होगा। इसका ग्लैंड का मतलब होता है स्त्राव करना। स्त्राव क्या इसका करना? तो मतलब ये लार ग्रंथि। किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ अगर स्त्रावित हो रही है तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकती है क्यूबोइडल का। एक तो हो गई लार ग्रंथि, एक तो हो गई लार ग्रंथि, वृक्क हो गया, ऑर्गन हो गया, जो भी कोई भी थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन करता हो या सिक्रीट करता हो कुछ भी। तो अपन ने बात कर ली कि क्यूबोइडल किस में होता है? लार में, वृक्क में, ऑर्गन में। ऑर्गन के अंदर है ना ये क्यूबोइडल होती है। फिर क्या होता है? सीलिएटेड, सीलिएटेड रेशेदार। रेशे अपन ने बात कर ली त्वचा के अंदर, मुंह के अंदर, त्वचा में, और किस में हो सकता है? मुंह में। ये सिंपल, सरल, रेशेदार उत्तक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन सेकंड नंबर, पेशी उत्तक, जिसको कहता है मस्कुलर उत्तक। पेशी उत्तक, पेशी उत्तक, जिसको कहता है मस्कुलर, मस्कुलर उत्तक। ये इसमें से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जो भी वे चीज़ें बता रहा हूँ नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं ये चीज़ का मेनली पोर्शन बता रहा हूँ। ये 3 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहली देखो स्ट्राइटेड, जिसको कहते हैं रेशेदार। इसी को कह सकते हैं स्केलेटन टिश्यू। दूसरे को कह दो नॉन स्ट्राइटेड, और तीसरे को कह दो कार्डियक टिश्यू। क्या कह दो? कार्डियक टिश्यू।
अगर थोड़ा सा डिफरेंस में पता होगा तो आप सब कुछ कर लोगे। क्या सब कुछ कर पाओगे। स्टेटेड, नॉन स्टेटेड, कार्डियक टिश्यू, ठीक है। ठीक है, स्केलेटन कंकालीय उत्तक कहता है, कंकालीय उत्तक। ये क्या होता है, इच्छिक उत्तक होता है। क्या होता है, इच्छिक उत्तक होता है। मतलब अपनी इच्छा से अपन कंकाल का कोई भी पोर्शन, या आपने देखो ये देखो पोर्शन उठ गया, कंकाल का पोर्शन नीचे भी हो गया, अपनी इच्छा चल रही है, तो इसको कहता है स्टेटेड, रेशेदार या कंकालीय या इच्छिक उत्तक। अब इसकी जब बात करते हैं तो ऐसे होता है, छड़ की नुमा होता है, इनमें यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। ये तो होता है स्ट्रेटेड या रेशेदार या कंकालीय, और इच्छिक उत्तक जिसमें अपना कंट्रोल चले उसको कहते हैं इच्छा के अनुसार इच्छिक उत्तक होता है। ये क्या होता है, इच्छिक उत्तक होता है। अब बात करता है नॉन स्ट्रेटेड या कहता है अरेशेदार। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, स्मूथ टिश्यू। स्मूथ टिश्यू को क्या कहता है, अनैच्छिक उत्तक कहते हैं। अपनी इच्छा नहीं काम करती इसमें, अनैच्छिक उत्तक। जैसे ऐसे मान लो कि मसल्स का कोई भी मूवमेंट, और या कह दो कि आंख है, आंख के अंदर जो मसल्स होते हैं वो मूवमेंट अपने कंट्रोल में नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्टिव होता है, रेक्टम होता है, और या पेट के अंदर मसल्स में मरोड़े होते हैं, वो अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, वो है यहाँ पे, इसको कहता है अनैच्छिक। इसकी संरचना क्या होती है, ऐसी संरचना होती है, तिर्यक, और एक एक सेल, एक एक न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। अब बात आती है कार्डियक, इसको कहते हैं हृदय उत्तक। क्या कहते हो, हृदय उत्तक। ये भी क्या होता है, अनैच्छिक होता है। क्या होता है, अनैच्छिक होता है। ये भी क्या होता है, इनकी जब डायग्राम देखते हैं तो ये साखित प्रकार के होते हैं, साखित होते हैं, शाखे होते हैं, शाखाएं होती है इसमें, और एक एक केंद्रक पाया जाता है। ये देखो शाखाएं निकल गई, ऐसे शाखित प्रकार के होता है। इनमें देखो सब में एक एक न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाएगा, ऐसे होता है, शाखित उत्तक होता है। ठीक है, नॉर्मली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रेटेड, रेशेदार, अरेशेदार, कार्डियक उत्तक, हृदय उत्तक। कार्डियक उत्तक का तो अपन बात कर ही लेंगे। फिर बात करते हैं रेशेदार उत्तक। रेशेदार उत्तक कौन से होता है, स्केलेटन, कंकालीय उत्तक कहता है इसको। ये क्या होता है, इच्छिक उत्तक होता है, अपने इच्छा के अनुसार देखो कंकाल को, अपने बॉडी को मूवमेंट कर सकता है। ये कैसे होता है, छड़नुमा होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है, 2 या 3 केंद्रक पाया जाता है एक ही सेल में। इसमें क्या होता है, अरेशेदार, स्मूथ उत्तक होता है, अनैच्छिक उत्तक होता है, अपनी इच्छा नहीं काम करती। ये है जो कि कहाँ, तिर्यक नुमा, तिर्यक संरचना नुमा होता है, तिर्यक संरचनाएं पाई जाती है। क्या, तिर्यक संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, ये किस में कर सकता है, फेफड़ों में, जो अपना कोई कंट्रोल नहीं होगा। रक्तवाहिनी में अपना कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऑर्गन में, कोई भी ऑर्गन में कह दो, अपना कंट्रोल नहीं होगा। ये तो कंकाल में कह दो, ऑर्गन कह दो, मतलब कंकाल में कोई भी पोर्शन है, हाथ कह दो, उदाहरण कह दो, हाथ, पैर, हाथ है, पैर है, अपना कंट्रोल कर रहा है। अपन चाहे जब तक हाथ उठा सकते हैं, चाहे जब तक पैर उठा सकते हैं, तो अपना कंट्रोल है। इच्छिक है। इच्छिक क्या होता है, जो अपनी इच्छा पर चले, इच्छिक उत्तक। जो अपनी इच्छा से नहीं चले, अनैच्छिक उत्तक। फेफड़े चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ है, तो अपना कोई इच्छा नहीं चल रही, वो अपने आप ही चल रहा है, और अपना इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक होता है कि अपनी इच्छा नहीं चले, मूत्रवाहिनी कह दो, जिसमें अपने कंट्रोल ही नहीं होता कई बार, तो मूत्रवाहिनी। और नॉर्मली प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, अपना कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता, मूत्रवाहिनी। अनैच्छिक है, स्मूथ मसल्स होता है। हृदय उत्तक हृदय के अंदर, हार्ट में होता है। ठीक है, अनैच्छिक होता है, शाखित होता है, और किस में होएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हृदय। हृदय के अंदर जो मसल्स होती है वो कार्डियक उत्तक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ठीक है, मस्कुलर उत्तक हो गया,
अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कितने प्रकार के होता है? कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है जोड़ना, कनेक्टिंग पीपल, जोड़ना, संयोजी ऊतक कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। इसमें देखो पहला प्रकार कौन सा है? एरियोलर। एरियोलर ऊतक मतलब जिसमें एयर, हवा भरी होगी, हल्के होंगे, एरियोलर ऊतक। और दूसरा कौन सा होता है? एडिपोज ऊतक। एडिपोज मतलब वसा इकट्ठी होती है, इसके अंदर क्या होता है? वसा संचित होती है। सेंसिटिव क्यों बढ़ रहा है? वसा संचित होती है। इसमें क्या होती है? हवा भरी होती है। इसमें हवा भरी होती है, इसमें वसा संचित होती है, हल्के होते हैं। फिर बात आता है स्कर्टन। स्कर्टन है जो कि ऐसा पोर्शन जो जोड़ने का काम करता है, संयोजी ऊतक की तरह जोड़ने का काम करता है। कौन कौन है भाई? देखो, पेशी ऊतक हो गई। अब देखो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक नाम से पता चल रहा है जोड़ने का काम करता है। इसमें जो कि देखो पहले की बात की थी अपन, एरियोलर वायवीय ऊतक, एरियोलर ऊतक या वायवीय ऊतक। वायवीय ऊतक मतलब क्या होगा? ऊतकों के बीच में वायु भरी होगी, हल्का बनाने में काम आता है। दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर क्या होता है? वसा इकट्ठी होती है। क्या होती है? वसा इकट्ठी होती है, वसा संचित होती है, वसा संचित होती है। हाथी हो गई या वेल, ब्लू वेल होगा, ब्लू वेल, ब्लू वेल कहते हैं। इसमें जो मोटी चमड़ी होती है उसको क्या कहता है? ब्लबर। वसा की मोटी परत, मोटी परत को ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर। क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। ऊंट में कुबड़, ऊंट की जो कुबड़ होती है वो एडिपोज टिश्यू की होती है। ऊंट की कुबड़ जिसमें भी वसा व खाना इकट्ठा होता है वो एडिपोज टिश्यू होता है। फिर बात करते हैं स्केलेटन में। एक होता है कार्टिलेज, पेशी, पेशी ऊतक। एक इसी में पोर्शन आता है बोन, हड्डी, ये भी देखो जोड़ने का काम करती है। पेशी ऊतक में बात करें कि जो जोड़ने का काम करें तो दो चीज़ें पाई जाती है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एक आता है लिगामेंट, एक आता है टेंडन। क्या आता है? टेंडन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है लिगामेंट किसे कहते हैं, टेंडन किसे कहता है। लिगामेंट वो होता है जो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से जोड़े उसको क्या कहता है? लिगामेंट। कई बार सुना होगा पैरों में लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था। हड्डी, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी को जोड़ने का काम करता है। पैर में ऊपर वाली हड्डी क्या कहता है? फीमर कहता है। नीचे वाली हड्डी को क्या कहता है? टिबिया फिबुला कहता है। इसके जो जॉइंट होता है जिसको अपन तो घुटना कहते हैं, जो पटेला होता है वो, वहाँ पे जो कि लिगामेंट होता है। टेंडन किसे कहता है? हड्डी को पेशी से, मसल्स कह दो, पेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। और इसी टेंडन को कंडरा भी कहते हैं। कंडरा, यही होता है टेंडन। अब बात आती है बोन। बोन का क्या काम होता है? जोड़ने का काम होता है। बोन, बोन, ये ऐसी बोन होती है। अब इस बोन के अंदर क्या होता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। बोन अपने शरीर में कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती है। कितनी? 206 हड्डियाँ होती है टोटल। जो नवजात शिशु होता है या जन्म लेने से पहले की बात करें या नवजात शिशु की जब बात करें तो जो हड्डियाँ हैं वो 206 की जगह 240, 250, 260 की भी, 260 तक भी होती है। क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रोथ करता है वैसे वैसे छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती है वो आपस में बड़ी होके मिक्स या चिपक के मिक्स होके बड़ी हड्डी बनाती है। इसलिए छोटे बच्चों में जब नवजात शिशु होते हैं तो उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। अपने अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है।
एडिपो टिश्यू ये हो गया, अपन ने इसकी भी बात कर ली। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं फ्लूइड। अपने बॉडी के अंदर 70 तक होता है फ्लूइड, ब्लड और एक लिम्फ। ब्लड और लिम्फ की जब बात करते हैं वो अपन थोड़ा सा बड़े पोर्शन में कर लेंगे, नर्व टिश्यू भी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई नहीं, लेकिन अपन करेंगे सारा कुछ। ठीक है, अब बात आता है फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा होता है? फ्लूइड दो तरह के होता है अपने अंदर, देखो एक तो होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। लिम्फ, ठीक है, ये दो फ्लूइड होते हैं जो भी सहज ऊतक का काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड एक तरह का क्या है? सर ऊतक है। अरे वाह, ऊतक है तो ऊतक कौन से प्रकार का ऊतक है? संयोजी प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है ये? संयोजी ऊतक है। दोनों संयोजी ऊतक ही है, लिम्फ और ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। ये भी क्या है? संयोजी ऊतक है। पहले अपन बात कर लेते हैं ब्लड की। रुधिर, रुधिर क्या होता है? लाल होता है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको HB से शो करता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कई बार इस हीमोग्लोबिन के काम पूछ लेता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या आता है? काम ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन करता है। ये ऑक्सीजन का वहन करता है। कितने वहन करता है? एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणु को वहन कर सकता है। हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? फेरस धातु पाई जाती है। फेरस धातु से मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं रुधिर। रुधिर है जो कि रुधिर के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होती है प्लाज्मा, एक होता है सेल। प्लाज्मा कितने % पाया जाता है? 55% पाया जाता है। सेल कितने % होती है? 45% होती है। प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है भाई साहब? मोटा मोटा इसमें पाया जाता है वाटर, जल, जो मैक्सिमम 90% 52% तक कहता है। और अदर अन्य कण पाए जाते हैं या अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, सॉलिड कह दो, वो पाए जाते हैं। इस सॉलिड के अंदर क्या पाया जा सकता है? प्रोटीन पाया जा सकता है। प्रोटीन कौन से हो सकते हैं? एल्बुमिन हो सकता है, ग्लोब्यूलिन हो सकता है। इस टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि ठोस पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट कौन सा होता है? लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी कौन सा? प्लाज्मा में बात करें तो मैक्सिमम प्लाज्मा किससे मिलके बना होता है? वाटर का, जल से मिलके बना होता है प्लाज्मा। क्या मिलके बना होता है? जल से मिलके बना होता है प्लाज्मा। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या हो सकता है? कोई भी लवण हो सकता है, सॉल्ट या लवण हो सकता है इसके अंदर। इस सॉलिड पार्ट में कोई भी लवण पाया जा सकता है और वाटर वेस्ट पाया जा सकता है। फाइब्रिनोजन ये भी हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, फैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैट हो सकता है। ये इसमें पाया जाता है मेनली, जो किसका पार्ट है? प्लाज्मा का पार्ट है। अब बात करते हैं सेल। सेल कितने % पाई जाती है? 45%, 45% पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल पाई जा सकती है इसमें? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्लेटलेट्स। अभी डेंगू में इस प्लेटलेट्स का बहुत क्रॉप चला था, बहुत लोगों को पता चला कि प्लेटलेट्स भी कम होना भी बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। और ये प्लेटलेट्स है जो कि फाइब्रिनोजन प्लेटलेट्स मिलके ब्लड के थक्के जमाने में भी काम में आती है। ठीक है, एक बात आती है प्लेटलेट्स, एक आती है RBC, एक आता है WBC। RBC की जब बात करें तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं होता। लेकिन ऊंट और लामा वो ऐसी जानवर होते हैं जिनकी RBC में केंद्रक पाया जाता है अपवाद स्वरूप। ठीक है, अपने को बात करनी है। RBC को क्या कहता है? इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहता है? इरिथ्रोसाइट्स। WBC को क्या कहता है? ल्यूकोसाइट्स। क्या कहता है? ल्यूकोसाइट्स। RBC का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। WBC का रंग कौन सा होता है? सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये ध्यान रखने लायक बात होती है। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। WBC का काम क्या होता है? RBC में तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। काम क्या करता है कि ऑक्सीजन का वहन का काम करता है। WBC
अपन नया बना लेते हैं, RBC, एक हो गया WBC, ठीक है। और प्लेटलेट्स थी जी, अपन ऐसे करते हैं कि ये पोर्शन है जो कि देखो अपन ने बात की थी सेल में प्लेटलेट्स, RBC, WBC, इसको कहता है इरिथ्रोसाइट्स, इसको कहता है ल्यूकोसाइट्स। ये लाल होता है, ये सफ़ेद होता है। इसका काम क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ये इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी प्रदान कौन करता है भाई? WBC करता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? WBC होती है। कौन होता है? WBC होता है, ठीक है। और RBC के अंदर तो आपको पता ही है हीमोग्लोबिन होता है। इसी हिम के कारण, इस हिम प्रोटीन के कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन सामान्यतः किसी मनुष्य में कितना पाया जाना चाहिए? 14 एक लिमिट होती है। 14 है तो ठीक है, इससे ज़्यादा इससे कम है तो दिक्कत है। 6 से या 7 से कम होता है तो उसको एनीमिया पेशेंट कहते हैं। WBC में 2 चीज़ें पाई जाती है। एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट, कणिकामय ग्रेनुलोसाइट्स, कणिकामय कोशिका, और कणिका विहीन, कणिकामय और एक ग्रेनुलोसाइट, कणिका विहीन कोशिका पाई जाती है। एक ग्रेनुलोसाइट्स। काम अपन ने बात कर ली कि WBC का काम क्या होता है। ये जो कि WBC का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 कोशिका पाई जाती है, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें कणिका पाई जाती है, केंद्रक होंगे, सेल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। क्या? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होंगे, बीटा लिम्फोसाइट्स, बीटा सेल्स, और टी सेल्स। ये क्या प्रोवाइड करेंगे? बीटा सेल ब्लड में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। टी सेल्स किस में? टिश्यू में इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है। टिश्यू में इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है। मोनोसाइट्स को क्या कहता है? इसी को कहता है फेगोसाइट्स। इसी को क्या कहता है? फेगोसाइट्स कहता है। देखो भाई ध्यान से देखो सब कुछ। रुधिर की बात की थी, रुधिर लाल होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन है जो कि कारण है ना, ये हीमोग्लोबिन हिम होता है, हीमोग्लोबिन हिम प्रोटीन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन है जो कि अपने को बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को वहन करने का काम करता है। ये जो इसमें फेरस धातु पाई जाती है। रुधिर की बात करें तो प्लाज्मा होता है, लिक्विड पदार्थ, और सेल होता है। प्लाज्मा कितना % होता है? 55% होता है। सेल कितना होता है? 45% होता है। प्लाज्मा में बात करें तो 92% है जो कि 95% तक है जो कि क्या होता है? पानी होता है। उसके अलावा क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड में क्या ले लेता है? प्रोटीन ले लेते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। सॉल्ट हो गया, लवण हो गया, फैट हो गया, जो भी पार्टिकल होता है वो ये है। उसके बाद इसमें सेल पार्ट में कौन होता है? प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स कितने? 4 से 4.5 लाख पर मिलीमीटर एरिया में पाई जाती है। इससे कम होती है 1.5 लाख से लाख से कम होती है तो डेंजर कंडीशन आ जाती है। डेंगू में होता है ये प्रोसन। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा की कोशिका जिनमें केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं RBC को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। कलर क्या होता है? लाल होता है। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। कलर क्या होता है? सफ़ेद होता है। WBC का काम क्या होता है? इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराना या प्रतिरोधक क्षमता को प्रोवाइड कराना होता है इसका काम। WBC की बात करें 2 तरह की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स कणिका में है, कणिका विहीन, ये 3 तरह की होती है। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल नाम से पता चला है एसिडिक प्रॉपर्टी की होगी, बेसिनोफिल बेसिक प्रॉपर्टी की होगी, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल प्रॉपर्टी की होती है। एक ग्रेनुलोसाइट्स 2 तरह की होती है, मोनोसाइट्स, इसी को फेगोसाइट्स कहते हैं। किसी भी जो जीवाणु बैक्टीरिया जो सेल होती है उनको एनगल्फ करने का या ख़त्म करने का काम करती है। लिम्फोसाइट्स में 2 तरह के सेल होते हैं, बीटा सेल, टी सेल। बीटा सेल ब्लड के अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराएगी। टी सेल है जो कि टिश्यू के अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराती है। ये होता है ब्लड का पोर्शन। अब बात करते हैं अपन लिम्फ।
लिम्फ, लिम्फ, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी एक कह दो, मान लो कि रुधिर का ही कुछ पोर्शन होता है। रुधिर में क्या होता है? एक होते है आर्टरी, धमनी, एक होती है सीरा। ये धमनी और सीरा में जो रक्त जाता है, रक्त जाते जाते क्या होता है कि यहाँ से कुछ रक्त है जो कि कैपिलरी, केशिका के द्वारा, किसके द्वारा? केशिकाओं के द्वारा, केशिकाओं के द्वारा छनकर, क्या? छनकर यहाँ उत्तक में आता है, केशिकाओं के द्वारा छनकर उत्तक में आता है। अब ये जो छन के जो पहुँचा है उसको क्या कहता है? लिम्फ कहता है। इसको क्या कहता है? लिम्फ कहता है। लेकिन इस लिम्फ में क्या पाई जाती है? WBC पाई जाती है। WBC पाई जाती है तो इस लिम्फ का रंग कौन सा हो गया? लिम्फ का रंग कौन सा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है, लाल नहीं होता। रक्त लाल होता है लेकिन लिम्फ का रंग सफ़ेद होता है। लिम्फ का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है, देख लेते हैं। देखो लिम्फ को अगर जब डायग्राम से देखते हैं तो देखो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ से आती है, यहाँ पे लिम्फ का पोर्शन मिलेगा आपको कुछ, और यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है, यहाँ मिलेगा। यहाँ देखो एक स्प्लीन होती है, स्प्लीन, स्प्लीन में स्टोरेज होगा, इकट्ठा हो सकता है। यहाँ पे आगे जाके देखो लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वाहिनिका कहते हो, वाहिनिका होती है। ये लिम्फ ऐसे करते हुए कहाँ जाती है? टिश्यू में जाती है। कहाँ जाती है लिम्फ? लिम्फ है जो किस में जाता है? टिश्यू में जाता है, उत्तक में जाता है। और उत्तक में जाके उत्तक से वापस ये जो पोर्शन है वो कहाँ मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। देखो पहले था ब्लड, ब्लड से छनकर किस में गया? लिम्फ में। ये लिम्फ में गया, उत्तक में गया, उत्तक में जाके वापस उत्तक से जो पोर्शन काम का था यूज ले लिया, उत्तक ने एब्जॉर्ब कर लिया, काम का था पोर्शन ले लिया, वो ब्लड में चला गया, ब्लड वापस सर्कुलेट होता रहेगा। तो ये लिम्फ होता है। लिम्फ ऐसा मान लो एक ब्लड का ही पोर्शन है जिसमें क्या होता है? WBC होता है, RBC नहीं पाई जाती, और ये सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है, और कुछ भी बात काम की इतने कोई ज़्यादा है नहीं। ये स्प्लीन होता है क्या है? लेफ्ट में जो पसलियाँ होती है उसके अंदर होता है, केज के अंदर फंसा हुआ होता है, लिम्फ, लिम्फ कहते हैं उसको। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। और ये किसका क्या काम करता है? स्टोर करने का काम करता है, संग्रहण करने का काम करता है। जो अपने कायता के जो संग्रहण करने का काम करता है, रिब्स के नीचे होता है। ठीक है, और फिल्टर करने का काम होता है वो जो, ठीक है, ये लिम्फ का पोर्शन है। अब अपन ने देखो क्या क्या किया। अब अपना एक पोर्शन रह गया तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक, एक तंत्रिका उत्तक रह गया। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक की इकाई किसे कहता है? तंत्रिका को कहता है। क्या होती है? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की जब बात करें तो क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका। क्या? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है। और एक शरीर में क्या? एक शरीर में 100 अरब से भी ज़्यादा तंत्रिका पाई जाती है। 100 अरब से भी ज़्यादा तंत्रिका पाई जाती है, भी ज़्यादा तंत्रिका पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है। तंत्रिका का काम क्या होता है? तंत्रिका पाई जाती है। तंत्रिका का काम क्या होता है? सूचना को, एक सूचना को या इम्पल्स को, इम्पल्स को आवागमन में काम आता है। क्या आता है? आवागमन में काम में आता है। कौन? तंत्रिका। आवागमन में काम आती है। कौन? तंत्रिका। आवागमन में काम कौन आती है? तंत्रिका काम आती है। तंत्रिका का डायग्राम देख लेते हैं पहले तो। ये डायग्राम है जो 9th 8th में आपने देख रखा होगा। ये देखो, ये इसके अंदर ये केंद्रक, यहाँ पे ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे इसके कवरिंग माइलिन सीट होती है। यहाँ पे ये सेल हो गई, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स या द्रुमिका कह सकते हो, डेंड्राइट्स। और ये क्या है? एक्सोन। और जहाँ एक्सोन प्लस डेंड्राइट्स मिलते हैं उसको क्या कहता है? सिनेप्स।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहता है? सिनेप्स कहता है। काफ़ी सारी तंत्रिका आपस में जब इस सिनेप्स के द्वारा ही जुड़ी हुई होती है। ये केंद्रक हो गया, ये नोड ऑफ रेनवियर होता, नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या होता है? इसमें माइलिन सीट होती है, इसके चारों ओर होता है माइलिन सीट, और जितनी ज़्यादा माइलिन सीट होगी इम्पल्सन उतना ही तेज़ होता है, उतना ही इम्पल्सन तेज़ होता है। बस अपने को ये ध्यान रखना है अपने को, माइलिन सीट जितनी ज़्यादा होगी इम्पल्सन उतना ही तेज़ होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने ब्रेन है, ये काफ़ी सारी नर्व्स ऐसे आएगी, पैर तक पहुंच गई, ऐसे लाखों करोड़ों आएगी। तो ये तंत्रिका देखो, ये तंत्रिका ऐसे डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स इसके एक्सॉन से जुड़ी है। तो ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स जहाँ जुड़े तो वहाँ क्या बनाया? सिनेप्स बनाया। क्या बनाया? सिनेप्स बनाया। और ब्रेन में प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आपने कोई भी पिन चुभी, पिन चुभते ही आपने हाथ को हटाया, प्रतिवर्ती क्रिया, तो उसमें भी तंत्रिका पाई जाती है। इसमें दो तंत्रिका होती है, संवेदी तंत्रिका, मोटर तंत्रिका। वो अपन ब्रेन वाले पोर्शन में काम करेंगे अपन। तो ये होता है तंत्रिका। और तंत्रिका के आगे जो इसमें भी कुछ केमिकल सिक्रेट होता है जिसको कहते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर। न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो क्या होता है? डोपामिन, जो खुशी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, खुशी के लिए सीरोटोनिन, खुशी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डोपामिन, सीरोटोनिन, गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर, सीरोटोनिन। ठीक है, खुशी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए डोपामिन, सीरोटोनिन, ये ट्रांसमीटर होता है, न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसमिट होता है मसल्स में, और अपने को इम्पल्स आते हैं, ये भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये अपन ने जो कि कुछ रह तो नहीं गया? ये देखो एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू नर्व्स तक आ गया, नर्वस सिस्टम तक आ गया। ये सबसे एनिमल टिश्यू बड़ा पोर्शन था, तो थोड़ी सी बड़ी क्लास लेनी पड़ी अपने को। तो इसमें क्या है? टिश्यू में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, इसके बेस पे बहुत दुनिया जान के क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा जो अपन ने पढ़ाया है। ओके, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक नए तंत्र के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।